दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और कमाल की चाइनीज सस्पेंस थ्रिलर मूवी हाउस ऑफ सैक्रिफाइस। कहानी है फांग नाम की एक लड़की की जो अपने फियांसी के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने आएगी एक पुराने घर में, जहाँ पे उसे पता चलेगा कुछ ऐसी डिमोनिक बातों का जो आपकी रूह हिला देंगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल है कि आप लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चीजें आपके लिए फ्री है और मेरी बहुत ज्यादा मदद करती है, इसलिए जल्दी से वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं हाउस ऑफ सैक्रिफाइस मूवी की एक डरावनी कहानी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसे किसी पुरानी सी जगह पे बंद कर रखा था। जो किडनैपर था वो बाहर सिगरेट पी रहा था और उस लड़की का बच्चा भी बाथरूम में बंद था। किसी तरीके से वो लड़की गिरकर बड़ी मेहनत से अपने हाथ खोल लेती है और थोड़ी देर बाद आ जाता है किडनैपर चाकू लेकर। वो जाता है सीधा बच्चे को मारने, पर एंड टाइम पे लड़की आके अपने बेटे को बचा लेती है। वो किडनैपर की गर्दन में रस्सी बांधकर उसे दूर ले जाती है और यहाँ से सीन आता है सू नाम के एक लड़के पे और उसकी बीवी फांग पे। ये दोनों आए थे गांव में सू के पापा से मिलने, जो बीमार चल रहा था। फांग पहली बार इस गांव में आई थी तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। ना सू और फांग की शादी होने वाली थी तो वो चाहते थे कि सू का पापा शहर आकर रहे, और वो बूढ़ा था और इसलिए नहीं चाहता था कि वो अपना गाँव छोड़े। हमें ये भी पता चलता है कि जो सू की माँ है वो बहुत पहले मर चुकी है, पर कैसे ही हमें आगे पता चलेगा। हम पास में एक लड़की को एक पेंटिंग बनाता हुआ देख पाते हैं जिसमें लाल कलर की एक लड़की ने ड्रेस पहनी हुई थी, और ये पेंटिंग सीधा डिपिक्ट कर रही है कि मूवी में लाल कलर की ड्रेस वाली भूतनी होने वाली है। जल्दी ही सू और फांग पहुंचते हैं पुराने घर पे, और भले ही वो घर पुराना था, फांग को वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने फियांसे का टोटल सपोर्ट करने वाली लड़की थी। थोड़ी देर में सू को पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे बचपन में उसकी माँ जिंग उसे खाने के लिए बुलाती थी। सू का पापा एक बोटमैन था जो पास की नदी में ही काम करता था। ना अभी सू अपने पापा से नहीं मिलता क्योंकि वो एक नर्सिंग होम में रह रहा है इस वक्त। दिन रात को जब दोनों लोग सो रहे थे तो सू चले जाता है एक सपने में। उसे आवाज सुनाई देती है अपनी माँ की, जो बार बार बोल रही थी कि वो सू को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। रियल में ये सपना देखते देखते सू नींद में चलने लगता है। वो चले जाता है घर के बाहर और भटकने लगता है गलियों में भूतों की तरह, क्योंकि सपने में वो फॉलो कर रहा था अपनी माँ की शैतानी आवाज को। वहीं फांग भी जाग जाती है और चिंता करने लगती है सू की, और दूसरी तरफ सू को होश आता है एक खंडर जगह पे जहाँ पे बार बार उसकी माँ की झलक सामने आ रही थी, जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। डर के मारे सू घर आ जाता है और किचन में पानी वगैरह पीने लगता है, जब अचानक उसके पीछे आ जाती है जिंग। अपनी माँ को देखकर सू खुश था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत टाइम से उससे नहीं मिला है। सू पूछने लगता है कि वो घर के बाहर क्या कर रही थी, पर जिंग के हिसाब से वो घर से निकली ही नहीं। बातें थोड़ी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि सू जानता था कि उसकी माँ मर चुकी है, पर सू अपनी माँ को सोने के लिए भेज देता है ताकि उसके लिए वो चाय बना सके। हालांकि स्टिल सू को अपनी माँ के अंदर बार बार दिखाई दे रही थी एक शैतानी झलक। तभी किचन में आ जाती है फांग और वो देखती है सू को जो नींद में खड़ा था, यानी जो अभी तक हमने सू के साथ होता हुआ देखा उसके सपने में हो रहा था। सू सपने में बार बार बोले जा रहा था कि मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो, बार बार। फांग सू को उठाने की कोशिश करती है पर सू चुपचाप सोने चले जाता है, सेम बात दोहराते हुए। नेक्स्ट डे सू थका हुआ था ऑब्वियसली, पर अभी फांग उसे नहीं बताती कि वो नींद में चल रहा था। फांग सजेस्ट करती है कि उन्हें जाके सू के पापा को नर्सिंग होम से ले आना चाहिए ताकि फिर वो दोनों शादी भी कर सके, पर सू थोड़ा रिलक्टेंट था। वो नहीं चाहता था अभी अपने पापा से मिलना, पर इन दी एंड वो मान जाता है अकेला ही नर्सिंग होम जाने के लिए। फांग दिन पूरे दिन घर की सफाई करती है। उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं जैसे बिना नाम की दवाइयाँ, पर वो अभी ध्यान नहीं देती। वो गाँव में निकलती है वॉक पे, पर एक क्रीपी सी औरत उसे घूरने लगती है। वो कूड़ा फेंकने जाती है तो एक आदमी उसे घूरने लगता है, एंड देन सामने आती है एक औरत। वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अपेरेंटली वो जानती थी कि फांग कौन है। वो बातें करने लगती है क्रीपी क्रीपी कि कैसे फांग के आने से शायद सू की फैमिली ठीक हो जाएगी, जिससे डर के फांग भाग जाती है क्योंकि उस औरत का क्या मतलब। वो घर पे आकर सांस ले ही रही थी कि तभी ऊपर से आने लगता है शोर, और दोस्तों चेक करने पे फांग को मिलता है सीढ़ियों पे खड़ा हुआ वही किलर जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। किलर बढ़ता है फांग को मारने और फांग भागती है बाहर, पर आ जाता है सू। फांग सू को बताती है किलर के बारे में, पर वेल वो किलर नहीं था, वो था सू का पापा कांग, जिसे सू अभी अभी घर लेकर आया है नर्सिंग होम से। कांग मुर्गा काट रहा था और इसलिए उसके हाथ में एक चाकू था। इंसिडेंट के बाद कांग और फांग इंट्रोड्यूस होते हैं और हमें पता चलता है कि सू की माँ जिंग असल में कैंसर से मरी थी और शायद इसलिए ही उसकी आत्मा रात को आती है। बातों से ये भी साफ था कि बाप और बेटे में रिश्ता ज्यादा ठीक नहीं है, और इसलिए सू अपने पापा से थोड़ी दूरियां बनाकर रखता है। थोड़ी देर में सब डिनर करते हैं जो काफी इंटेंस डिनर था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। देन कांग दोनों को बड़ा रूड तरीके से बोल देता है कि तुम वापस घर चले जाओ, शादी कर लो और मैं वापस नर्सिंग होम में रहने चले जाऊंगा। फांग समझाती है कि कैसे वो दोनों से लेने आए हैं ताकि वो शहर में खुश रह सके, पर इस बात से जस्ट कांग रूड जवाब देता है। उसे अपना घर नहीं छोड़ना था, जिससे गुस्सा
गुस्सा होकर सू भाग जाता है। फांग सू को जाकर समझाती है कि कैसे वो दोनों हार नहीं मानेंगे जब तक कांग नहीं मान जाता शहर जाने के लिए। पर सू के हिसाब से कांग के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो अभी फांग नहीं जानती। स्टिल फांग अपने फियांसे का पूरा सपोर्ट कर रही थी। दिन रात को एक बार फिर से सू निकल जाता है नींद में चलने। उसे अपनी माँ दिखने लगती है और अपना बचपन वाला रूप भी, जिससे फाइनली ये साफ था कि मूवी की शुरुआत में जो माँ बेटे थे ना, वो जिंग और सू ही थे। नाउ नींद में या सपने में सू पहुंच जाता है एक खंडर घर के पास। वो इन्वेस्टिगेट करता हुआ उस जगह के कमरे को छान मारता है एक एक करके, और जल्दी उसके सामने आता है एक कमरे का गेट जो अपने आप खुल जाता है। कमरे में थी जिंग, जिसे देखते ही सू बेहोश हो जाता है सेम बाथटब के अंदर। यानी कुछ तो अजीब हो रहा था। अगले दिन कांग नाश्ता लेने जाता है। वो गाँव में बात फैला देता है कि कैसे उसका बेटा अपनी फियांसे के साथ वापस आ गया है उसे लेने के लिए। गाँव वाले भी ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि जो कांग है वो कभी नर्सिंग होम में रह ही नहीं रहा था, जो कि ऑब्वियसली वियर्ड है। दिन घर आके वो खाना बनाने लगता है, पर फांग नोटिस करती है कि कांग बहुत सारा सामान ले आया है, जरूरत से ज्यादा। फांग समझ जाती है कि शायद कांग की दिमागी हालत ठीक नहीं। बात को इग्नोर करते हुए फांग पूछती है कि अगर सू नींद में चलता हो तो, और कांग के हिसाब से उसका बेटा बचपन में नींद में चलता था, पर चिंता करने वाली बात नहीं है, वो शायद अपनी माँ को मिस कर रहा होगा। इतना ही नहीं, कांग ये भी नहीं बताता कि उसकी बीवी मरी कैसे थी। देन उस दिन दोनों लोग कांग को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। डॉक्टर कंक्लूजन ये निकालता है कि कांग बस बूढ़ा है, तो भाई उसे दिक्कतें तो होंगी जो बूढ़े लोगों को होती है। सू को जानना था कि वो अपने पापा को शहर कैसे ले जाए, और डॉक्टर कोई ढंग की एडवाइस नहीं देता, और सू अपने पापा से सीधे मुंह बात करने को भी रेडी नहीं था। लेटर कांग और सू कांग के वॉशरूम करने का इंतजार कर रहे थे, पर बहुत देर हो जाती है और वो नहीं आता। चेक करने पे पता चलता है कि कांग भाग गया है। दोनों निकल जाते हैं उसे ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में। बहुत देर तक कांग कहीं नहीं मिलता। दोनों निकलते हैं हॉस्पिटल के बाहर सर्च करने, और एंड में घर भी आ जाते हैं, पर घर पे ताला लगा था। दोनों को लगता है कि वो नर्सिंग होम चले गया होगा, तो दोनों जाते हैं वहां पे, और पूछताछ करने पे सामने खुल के आता है एक सच। असल में कांग नाम का आदमी नर्सिंग होम में रह ही नहीं रहा था। कांग 3 साल पहले नर्सिंग होम में सिर्फ 1 महीने रहने के लिए आया था, और ये बहुत अजीब बात थी। सू कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सू ने अपने पापा को नर्सिंग होम के बाहर से ही उठाया था। यानी कांग ने अपने बच्चों से झूठ बोला, और वो नर्सिंग होम में नहीं कहीं और रहता है, और शायद इसलिए ही वो शहर नहीं जाना चाहता। दोनों तुरंत भागकर वापस घर पहुंचते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी कांग आ चुका था। ऑब्वियसली सू गुस्से में था। वो अपने पापा को डांटने लगता है, पूछने लगता है सारी सच्चाई, पर कांग बस चुपचाप अपना खाना खाने लगता है, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता किसी बात का। हमें ये भी समझ आता है कि बचपन में सू के साथ उसके पापा का रिलेशन अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। फांग के कहने पे सू भी अड़ जाता है सच्चाई जानने के लिए, पर कांग कुछ भी नहीं बताता। देन घर में एंटर करता है गाँव वाला, जिसके हिसाब से कोई भाग गया है, कुछ चोरी हो गई है या फिर ऐसा ही कुछ। मेरे को बात समझ नहीं आती क्योंकि इस मूवी के सबटाइटल्स चाइनीज में ही थे। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सू जाता है बाहर, एंड सिंस रात को फांग अकेली रह गई थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। फांग को नीचे से शोर आता है, और चेक करने पे वो देखती है कांग को, जो उन्हीं बिना नाम वाली दवाइयों को पीस रहा था। फांग को याद आ जाता है दवाइयों के बारे में, तो वो कांग के कमरे में दोबारा जाकर चेक करती है। वो समझ जाती है कि ये बूढ़ा आदमी कुछ तो छिपा रहा है, एंड देन उसे मिलती है कांग की डायरी। अब इससे पहले फांग डायरी पढ़ पाती, कांग चले जाता है घर के बाहर, और फांग जाती है उसके पीछे। वो पहुंचती है एक अंधेरी गली में, जहाँ पे एक क्रीपी सा बच्चा फांग को डरा देता है। वो अजीब बातें करने लगता है क्योंकि औरतों का गाँव में अकेले निकलना मना था, और फांग जवाब नहीं देती, और वो कांग का पीछा कंटिन्यू रखती है। देन जैसे जैसे फांग पीछा कर रही थी, हम लोग नोटिस करते हैं कि ये वही वाली गलियां हैं जहाँ पे सू गया था जब नींद में वो चल रहा था। जल्दी ही फांग पहुंच जाती है उसी खंडर घर पे जहाँ पे रिचुअल वाला सामान लगा हुआ था। फांग छिपकर सब कुछ ऑब्जर्व करती है। उसे कांग दिखाई देता है कमरे में जाता हुआ। वो छिपके से कमरे के बाहर से ही देखती है जहाँ पे कांग बात कर रहा था एक लाल ड्रेस वाली औरत से। वो बता रहा था फांग और सू के बारे में कि कैसे वो दोनों से शहर ले जाने आए हैं, पर वो नहीं जाएगा क्योंकि वो इस औरत से प्यार करता है। यानी कांग 3 साल से इसी खंडर घर में रह रहा था। नाउ फांग उस औरत का चेहरा नहीं देख पाती, और इससे पहले कांग फांग को देख पाता, इस नई इन्फॉर्मेशन के साथ फांग भागती है घर। रास्ते में वो एक क्रीपी आदमी से टकरा जाती है, और दोस्तों इन छोटी छोटी चीजों से ही फांग को फर्क पड़ रहा था, और मूवी में ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमें डरा रही है, या फिर ये कह लो हमें डराने की कोशिश कर रही है। एंड में भागते भागते वो टकरा जाती है सू से, और वो उसे कांग के सीक्रेट के बारे में बताने वाली थी कि पीछे से कांग आ
आ जाता है और वो इन दोनों की बातों में टांग अड़ा देता है। नाउ रात को फांग को नींद नहीं आती क्योंकि उसे अपने सपने में लाल ड्रेस वाली औरत दिख रही थी और फांग के दिमाग के हिसाब से वो जिंग है जो जिंदा है और पागल कांग ने अपनी बीवी को बंदी बना के रखा हुआ है। वो उठ जाती है और सू फिर से गायब था। वो उसे ढूंढते हुए नीचे जाती है और उसे सू मिलता है गेट के बाहर बेहोश। हालांकि गौर से देखने पे सू गिर जाता है क्योंकि वो मर चुका था, किसी ने उसे स्टैब कर दिया था और जो किलर था वो वहीं पे खड़ा था। फांग अब भागती अपनी जान बचाकर वो जाकर छिप जाती है चादर के नीचे। जल्दी कमरे में होती है हलचल और फांग को डरा देता है खून में लथपथ कांग, यानी वही किलर है। तभी फांग जाग जाती है, मीनिंग ये बस एक सपना था। हालांकि ये सब देखने के बाद फांग ने यकीन कर लिया था कि कांग कोई क्रिमिनल है और शायद उसकी और उसके फियांसे की जान खतरे में है। सू वहीं सही सलामत सो रहा था उस रात और नेक्स्ट डे फांग सू से पूछती है पास्ट के बारे में क्योंकि वो समझ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ ही था। सू हालांकि कुछ भी ज्यादा नहीं बताता क्योंकि उसके हिसाब से पास्ट की बातें पास्ट में ही रहनी चाहिए। गुस्से में फांग घर जाने की तैयारी करने लगती है और फाइनली हार मानकर सू बताता है कि उसे कुछ याद नहीं। बचपन में दोस्तों कांग घर से बाहर रहने लगा था जब जिंग को डॉक्टर्स ने कैंसर बताया था एंड देन एक दिन कांग ने सू को हॉस्टल भेज दिया था, जिसके बाद से सू के पास ज्यादा मेमोरीज नहीं है। उसी टाइम के बीच में सू की माँ भी मारी गई थी। सू ने अपनी बीवी से ये सारी बातें छिपाई क्योंकि वो जानता है कि कांग एक अच्छा आदमी नहीं है और सिंस फांग एक अनाथ लड़की है तो वो सू के पापा को अपना पापा भी समझती थी और सू नहीं चाहता था कि उसके फियांसे का दिल टूट जाए। फांग भी सू की बातें समझती है और वो आज उसे बता देती है उस खंडर घर और लाल ड्रेस वाली औरत के बारे में। अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करने दोनों लोग जाते हैं खंडर घर पे। वो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे एक कमरे में सारा सामान सफेद कपड़े से ढका हुआ था और एक टेबल पे बनी हुई थी जिंग की श्राइन। सू को एक फैमिली फोटो भी मिलती है एंड देन पास में गिरता है गुड़िया का हाथ। ये गुड़िया थी एक लाइफ साइज डॉल जिसने जिंग के कपड़े पहने हुए थे। यानी दोस्तों उस रात को कांग अपनी बीवी से नहीं इस गुड़िया से बातें कर रहा था। देन सू जाकर सारे सफेद कपड़े उतार देती है और ये जगह निकलती है एक अच्छा खासा बेडरूम जहाँ पे कोई भी रह सकता है। बेसिकली कांग यहीं रह रहा था। सू को अपनी माँ की डायरी भी मिलती है जिसमें उसकी बचपन की सारी हैप्पी चीजों के बारे में लिखा हुआ था। अब सू को तो ज्यादा कुछ याद नहीं था पर डायरी पढ़कर उसकी मेमोरीज लौटने लगती है। कंक्लूजन ये निकलता है कि कांग थोड़ा पागल है और उसे लग रहा है कि ये गुड़िया उसकी बीवी है। एक डब्बे में देन मिलती है एक दारूमा डॉल जो उसकी माँ ने सू को गिफ्ट करी थी। पर डॉल को पास से देखने पे सू को याद आने लगता है वो दिन जब एक किलर ने उसकी माँ और उसे बंदी बना लिया था इसी खंडर घर में। ये वही सीन था जो शुरुआत में देखा था। उसी किलर से लड़के जिंग बुरी तरीके से घायल होकर मारी गई थी और उसका खून गिरा था इस दारूमा डॉल पे। ये सब याद कर सू हो जाता है बेहोश। सू को देन होश आता है सीधा हॉस्पिटल में और दोस्तों ये जो डॉक्टर है ना ये सू की फैमिली को 30 साल से जानता है। सू डॉक्टर से पूछता है जिंग के बारे में क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसकी माँ शायद कैंसर से नहीं मरी थी। डॉक्टर बताता है कि जिंग को कैंसर तो था पर वो कैंसर से नहीं मरी थी। और यहाँ पे अब डॉक्टर सुनाएगा कहानी। पास में सू का पापा चाय के खेत में एक बार काम करने गया था जहाँ पे चोरी हो गई थी और मालिक को लगा था कि चोरी कांग ने करी है तो बदला लेने के लिए मालिक ने जिंग और सू को किडनैप कर लिया था। हालांकि उस रात को सू की माँ ने अपने बेटे को बचा लिया था। वो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी लड़ाई में और हॉस्पिटल लाते लाते मारी गई थी। उस दिन के बाद से सू बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था और वो नींद में चलने लगा था। सू छोटी छोटी बातें भूलने लगा था और इसलिए कांग ने अपने बेटे को हॉस्टल भेज दिया था पढ़ने के लिए। और जब सू वहां से बाहर निकला तो सू को उसके पापा ने झूठ बोल दिया कि उसकी माँ कैंसर से मरी थी, जिससे सू की मेंटल हालत थोड़ी ठीक होने लगी। ये सारी बातें सुनकर सू को बड़ा झटका लगता है। डॉक्टर ये भी बता देता है कि कांग को अल्जाइमर डिसीज है और इसलिए ही वो पागलों की तरह हरकतें करता है। उसकी सारी हरकतें उसकी बीमारी का नतीजा है। सीन आता है कांग पे जिसे अचानक अपनी बीमारी का एक दौरा उठता है। उसका सर घूम जाता है और अब कांग को ये लगने लगता है कि वो किलर वापस आ गया है उसके परिवार को मारने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वेल फिर क्या था, कांग उठा लेता है एक बड़ा सा चाकू और वो बाहर निकल जाता है किलर को रोकने के लिए। रास्ते में कांग पास से निकलता है सू और फांग के, पर वो उन्हें नोटिस तक नहीं करता। दोनों भागते हैं कांग के पीछे और पहुंच जाते हैं खंडर घर पे। उस जगह के पीछे की एंट्रेंस को देखकर सू को याद आ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पे उसकी माँ मारी गई थी। दोनों अब खंडर घर के अंदर जाते हैं कांग को ढूंढने, पर काफी देर तक उन्हें कोई नहीं मिलता। इवेंचुअली सू को दिखाई देता है वो बैथटब जिसमें उसे बचपन में बंदी बनाकर डाला हुआ था। वहीं फांग भी इधर उधर घूम रही थी जब अचानक सामने आ जाता है कांग और वो फांग को समझ लेता है अपनी बीवी। अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए कांग हमला कर देता है सू पे। वो सू को किलर समझ रहा था। सू अपने पापा को होश में लाने की कोशिश करता है, पर दोनों में हो जाती है भयंकर लड़ाई और ये लड़ाई बिल्कुल पास्ट की जैसी थी जब रियल किलर ने जिंग पे हमला किया था। हम
देख पाते हैं कि कैसे कैसे पास में लड़कर एक माँ ने अपने बेटे को बचाया था और वहीं प्रेजेंट में फांग कमरे में आकर अपने फियांसे को बचाती है। दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो हत्यारे नहीं है, वो कांग के बच्चे हैं। और ये सुनकर फाइनली कांग को होश आ जाता है, वो कांप जाता है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है। वो फाइनली रो रो कर अपने बेटे से माफी मांगने लगता है। पर नाउ सिंस सू को पता चल गया था कि उसके पापा को अल्जाइमर डिजीज है, तो वो अपने पापा पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। एंड में दोनों लोग कांग को वापस ले आते हैं घर और उसे चैन की नींद सुला देते हैं। यहाँ पे वो दोनों कांग की डायरी भी चेक करते हैं और दोस्तों डायरी में लिखा था कि कांग को कौन सी दवाई कब लेनी है और कैसे लेनी है। तो जो दवाई थी बिना नाम की वो उसी की थी। उसने सब लिख रखा था ताकि वो कुछ भूल ना जाए। और वो सू के साथ शहर भी इसलिए नहीं जाना चाहता था ताकि वो अपनी बीमारी से उसका घर बर्बाद ना कर दे। यानी इन दी एंड कांग एक अच्छा फादर निकला जिसने अपनी फैमिली को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट किया है और कुछ नहीं। इतना ही नहीं, जब एक रात नींद में चलकर जाकर सू बेहोश हो गया था उस बाथटब के अंदर, तो कांग ने ही उसे उठाकर घर लेकर आया था। ये सब देखकर सू को बहुत ज्यादा रोना आता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है क्योंकि उसने अपने पापा के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करा। वो फाइनली अब फैसला करता है कि वो अपने पापा के साथ इसी गांव में रहेगा। नेक्स्ट डे सू और फांग जिंग की कब्र को भी विजिट करते हैं और सब ठीक हो गया था और वो दो एंड में गांव में ही शादी कर लेंगे। आखिरी सीन में पूरी फैमिली साथ में लंच करती हुई, एंजॉय करती हुई, खुशी के साथ हमें दिखाई जाती है, जिसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। वेल, ये था पूरा रिकैप हाउस ऑफ सैक्रिफाइस मूवी का और मुझे समझ नहीं आया कि स्टोरी में सस्पेंस और थ्रिलर क्या था। ये मूवी ऐसी लग रही थी जैसे बहुत सारे डायलॉग से भरी हुई है और इवेंचुअली कहानी के एंड में ये राज खुल गया कि पापा पागल था। दैट्स इट। मेरे को ये ज्यादा खास नहीं लगी और इसलिए मैं इसे दे रहा हूँ 3 आउट ऑफ 10। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप देख रहे हो मनी का जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये दोनों चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री है और मेरी बहुत हेल्प करती है। आप ही नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। जल्दी से कर दो 1000 लाइक का टारगेट पूरा। मैं कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे और पर्सनली मैं सबका इंस्टा पे रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और अब हम मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।